नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र सरकार की एक अहम योजना पर बात करने वाले हैं। ये बच्चों की देखभाल से जुड़ी है। हमारे पास महिला एवं बाल विकास विभाग का एक सरकारी संकल्प है 30 मई 2023 का। इसके तहत जो पुरानी बाल संगोपन योजना थी, उसे अब एक नया नाम दिया गया है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले बाल संगोपन योजना। और साथ ही कुछ नए दिशा निर्देश भी हैं। तो आइए देखते हैं कि इस बदली हुई योजना में क्या कुछ खास है और इसका मकसद क्या है। जी बिल्कुल। इस योजना का जो मूल उद्देश्य है वो साफ है। प्रस्तावना में भी बताया गया है कि जो बच्चे मान लीजिए अनाथ हैं या बेघर हैं या जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है, उन्हें किसी संस्था में जैसे बाल आश्रम वगैरह में रखने के बजाय एक पारिवारिक देखभाल मिले, वैकल्पिक पारिवारिक देखभाल। और ये 0 से 18 साल के बच्चों के लिए है। अच्छा, यानी फोकस पारिवारिक माहौल पर है, संस्थागत देखभाल पर नहीं। हाँ, लक्ष्य यही है कि बच्चे का पालन पोषण परिवार जैसे माहौल में हो। और हाल के सालों में खासकर कोविड-19 के बाद अनाथ हुए बच्चों की संख्या काफी बढ़ी है। तो इस वजह से भी इन दिशा निर्देशों को बदलने की जरूरत महसूस हुई। सबसे पहली बात तो ये नाम बदलना है। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले बाल संगोपन योजना, ये नाम अपने आप में काफी कुछ कहता है ना? बिल्कुल। सावित्रीबाई फुले का योगदान शिक्षा और समाज सुधार में इतना बड़ा है तो ये नाम उपयुक्त है। अब देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे इसके लिए पात्र हैं, मतलब एलिजिबल हैं। लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि कौन इसके दायरे में आता है। तो देखिए, इसमें अनाथ बच्चे तो हैं ही, या जिनके माँ बाप का पता नहीं और जिन्हें गोद नहीं दिया जा सकता। फिर वो बच्चे भी जिनके माता पिता में से कोई एक ही है। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे माता या पिता की मृत्यु, तलाक, अलग रहना, छोड़ देना। या मान लीजिए माँ अविवाहित है या माता पिता में से कोई गंभीर रूप से बीमार है, अस्पताल में भर्ती है। ये सब स्थितियां शामिल हैं। ओह, तो ये सिर्फ अनाथ बच्चे तक सीमित नहीं है। मतलब अगर परिवार किसी संकट से गुजर रहा है, जैसे कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा हो या घर में बहुत क्लेश हो। हाँ, बिल्कुल। पारिवारिक संकट वाले बच्चे भी इसमें आते हैं। और भी कई स्थितियां, जैसे कुष्ठ रोगी माता पिता के बच्चे या जिनके माता पिता उम्र कैद काट रहे हों, HIV पीड़ित माता पिता के बच्चे या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित माता पिता के बच्चे, ये सब शामिल हैं। ये सूची तो काफी विस्तृत लग रही है। और भी हैं क्या? जी हाँ, और भी हैं। जैसे गंभीर मानसिक मंदता वाले बच्चे या जो बच्चे खुद HIV या कैंसर से पीड़ित हैं। 40% से ज्यादा विकलांगता वाले बच्चे, जैसे देख ना पाने वाले या अन्य दिव्यांग बच्चे। फिर वो बच्चे जो भीख मांगने पर मजबूर हैं या जो पॉक्सो एक्ट के शिकार हुए हैं, मतलब यौन शोषण के मामले। और जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं, जिन्हें सैम कहते हैं, सिवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन। बाप रे, इसमें तो बहुत तरह के बच्चे आ गए। दंगों से प्रभावित बच्चे या कोविड जैसी आपदा में माता पिता खोने वाले बच्चे भी। हाँ, दंगे हों या कोई और प्राकृतिक आपदा जिसमें माता पिता में से एक या दोनों को खो दिया हो, ऐसे बच्चे जिनका बाल विवाह होने का खतरा हो, या जो बच्चे कानून के साथ संघर्ष में हो, जिन्हें चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कहते हैं। और भी जी, जिनके दोनों माता पिता दिव्यांग हों, सड़क पर रहने वाले बच्चे जो स्कूल नहीं जाते या बाल श्रमिक हैं, और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता घरेलू हिंसा के मामलों में फंसे हैं या भिक्षुक गृह में रह रहे हैं, ये सब पात्र हैं। मतलब दायरा काफी बड़ा रखा गया है ताकि जरूरतमंद बच्चे छूट ना जाए। अच्छा, अब आर्थिक मदद की बात करते हैं। इसमें क्या बदलाव हुआ है? हाँ, ये अहम है। 17 फरवरी 2023 का एक आदेश है। उसके अनुसार प्रति बच्चा जो प्रति माह पोषण अनुदान था, वो 1100 रुपए से बढ़ाकर 2250 रुपए कर दिया गया है। ओह, ये तो लगभग दोगुना हो गया, 1100 से 2250 रुपए। जी, और साथ ही जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, मतलब NGOs, जो इस काम में मदद करती हैं, उनके लिए जो सहायक अनुदान था वो 125 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह कर दिया गया है। तो ये जो 2250 रुपए हैं, ये पालक परिवार को मिलते हैं बच्चे पर खर्च करने के लिए, जैसे खाना, कपड़े, पढ़ाई, दवाई। बिल्कुल, ये अनुदान पालक परिवार को बच्चे के भोजन, कपड़े, रहने की व्यवस्था, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं पर ही खर्च करना है। और जो 250 रुपए NGO को मिलते हैं, वो उनके प्रशासनिक खर्चे, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और डेटा एंट्री ऑपरेटर का मानदेय, रिकॉर्ड रखना, घर जाकर जांच करना यानी होम विजिट, इन सब कामों के लिए है। ठीक है। और ये मदद मिलती कब तक है? मतलब क्या एक बार शुरू हो गई तो 18 साल तक मिलती रहेगी? ये बच्चे की स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में, जैसे बच्चा अनाथ है या माता पिता को कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, जैसे HIV, कैंसर, कुष्ठ रोग या गंभीर मानसिक मंदता है, या दोनों माता पिता दिव्यांग हैं,
तो ऐसे मामलों में बच्चे को 18 साल का होने तक लाभ मिलेगा। अच्छा, और बाकी मामलों में, जैसे आपने बताया पारिवारिक झगड़ा या माता पिता का जेल में होना? हाँ, उन मामलों में जब स्थिति सुधर जाती है, मान लीजिए पारिवारिक कलह खत्म हो गई या माता पिता जेल से छूट गए या भिक्षुक गृह से बाहर आ गए, तो आमतौर पर स्थिति सामान्य होने के 6 महीने बाद तक की मदद मिलती है, या फिर बच्चे के 18 साल का होने तक, जो भी पहले हो जाए। इसका अंतिम निर्णय बाल कल्याण समिति यानी CWC लेती है। वो एक सामाजिक जांच रिपोर्ट मंगवाते हैं और उसके आधार पर तय करते हैं। समझ गई। अब ये चुनाव प्रक्रिया, मतलब बच्चे का सिलेक्शन कैसे होता है, ये थोड़ा समझाएंगे? क्योंकि इसमें NGO, फिर सरकारी अधिकारी, फिर समिति, कई लोग शामिल लगते हैं। हाँ, प्रक्रिया थोड़ी विस्तृत है, पर कोशिश की गई है कि तेजी से हो। जब आवेदन मिलता है तो NGO या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई यानी DCPU वो शुरुआती जांच करते हैं। फिर वो अपनी रिपोर्ट जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी DWCDO को भेजते हैं। DWCDO को इसे 8 दिन के अंदर बाल कल्याण समिति CWC को भेजना होता है। 8 दिन में? ये तो काफी तेज है। जी, समय सीमा तय की गई है। फिर CWC अगले 8 दिनों के अंदर सामाजिक जांच का आदेश देती है। जब जांच रिपोर्ट आ जाती है तो उसके 8 दिनों के भीतर CWC बच्चे और जो पालक अभिभावक हैं उनसे मिलती है और फिर अपनी सिफारिश वापस DWCDO को भेजती है, जो आखिरी मंजूरी देते हैं। तो हर स्तर पर लगभग 8 दिन का समय है। और इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं NGOs की क्या भूमिका रहती है? सिर्फ बच्चों को ढूंढना नहीं, उनकी भूमिका काफी अहम है। सरकार बाकायदा विज्ञापन देकर योग्य NGOs का चयन करती है। इनका काम सिर्फ पात्र बच्चों की पहचान करना नहीं है, बल्कि जो पालक परिवार है उनका मार्गदर्शन करना भी है। बच्चे की प्रगति कैसी चल रही है, इसकी निगरानी करनी होती है। हर 3 महीने में कम से कम एक बार उनके घर जाकर देखना होता है। सारे रिकॉर्ड सही से रखने होते हैं। अच्छा, निगरानी भी जरूरी है। और एक और महत्वपूर्ण काम है इन परिवारों को मिशन वात्सल्य जैसी दूसरी सरकारी योजनाओं से जोड़ना, ताकि वो आर्थिक रूप से और मजबूत हो सकें। वैसे एक NGO को ज्यादा से ज्यादा 200 बच्चों की ही जिम्मेदारी दी जा सकती है। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में कहें तो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले बाल संगोपन योजना एक नए नाम के साथ आई है। पात्रता का दायरा बढ़ाया गया है, आर्थिक मदद भी बढ़ी है और एक स्पष्ट प्रक्रिया भी है। और सबसे बड़ा लक्ष्य है जरूरतमंद बच्चों को संस्था की बजाय परिवार जैसा माहौल देना। बिल्कुल सही। ये संशोधित योजना निश्चित रूप से पारिवारिक देखभाल को मजबूत करने और पहले से ज्यादा बच्चों तक पहुंचने का एक अच्छा प्रयास है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।